विश्व इतिहास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिस्थितियाँ जिसने पूरे संसार को झकझोर के रख दिया। इस प्रकार का वातावरण पहले कभी नहीं रहा। 20वीं शताब्दी के आरंभ का यूरोप बारूद के ढेर पर खड़ा था, जिसमें आग लगाने के लिए केवल मात्र एक चिंगारी की आवश्यकता थी। पिछली अर्ध शताब्दी से यूरोप की घटनाएं इस प्रकार से घटित हो रही थी कि अब अधिक समय तक शांति स्थापित रखना मुश्किल था। यूरोप के लगभग सभी देशों में अस्त्र शस्त्र की प्रतिस्पर्धाएं हो रही थी। फ्रांस प्रसा युद्ध हो, बर्लिन सम्मेलन हो, बल्गेरिया का प्रश्न हो, त्रिराष्ट्र संधि का जन्म, रूस जर्मन विवाद, इंग्लैंड जर्मन नाविक प्रतिस्पर्धा, पूर्व की समस्या, साम्राज्यवाद की भावना, मोरक्को संकट, सैरोजीवी हत्याकांड आदि कुछ ऐसी अप्रिय घटनाएं थी जो संपूर्ण विश्व को एक भयंकर आग की लपेट में ले गई। इस समय तक संपूर्ण यूरोप दो सशस्त्र गुटों में बटा हुआ था। पहला गुट मित्र तथा संयुक्त राष्ट्रों का था, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, सर्बिया, जापान, पुर्तगाल, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, रोमानिया, यूनान, शाम, साइबेरिया, क्यूबा, पनामा, ब्राज़ील, ग्वाटेमाला, निकारागुआ, कोस्टारिका आदि देश थे। ये मित्र राष्ट्रों का बड़ा संघ था। दूसरा गुट केंद्रीय शक्तियों का था, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, बुल्गारिया और तुर्की आदि देश थे। 28 जून 1914 ईस्वी को आर्क ड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या से ऑस्ट्रिया तथा सर्बिया के मध्य जो युद्ध शुरू हुआ, वे धीरे धीरे विश्व युद्ध में बदल गया। इस युद्ध में संसार के लगभग सभी राष्ट्रों ने, अधिकांश स्त्री पुरुषों ने, सैनिकों व सामान्य नागरिकों ने, काले, गोरे, भूरे, पीले रंग की जातियों ने भाग लिया। सभी लोगों ने इस युद्ध में कुछ न कुछ प्रयत्न अवश्य किए। वास्तव में ऐसा घोर विनाशकारी युद्ध इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। तो इस घोर विनाशकारी, जिसे प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई है, क्योंकि सारी दुनिया इसमें इन्वॉल्व थी, इसलिए विश्व युद्ध कहा गया है और प्रथम विश्व युद्ध कहा गया है। इसकी राजनयिक पृष्ठभूमि और जो षड्यंत्रकारी पृष्ठभूमि, डिप्लोमेटिक पृष्ठभूमि, सभी राष्ट्रों ने अपने अपने तरीके से बनाई और किसी ने भी मानव के संहार से दुखी होकर के अपना मन विचलित नहीं किया। हर एक शस्त्रों की होड़ में और मानव को मरवाने में लगा हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में ये युद्ध लड़ा गया। तो अब हम चर्चा करेंगे इसके क्या क्या कारण थे। बिना कारण के कोई भी घटना घटित नहीं हो सकती। तो इतनी बड़ी घटना के पीछे मुख्य कारण क्या रहे, उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो हम देखते हैं राष्ट्रीयता की भावना। फ्रांस की राज्य क्रांति के द्वारा राष्ट्रीयता की भावना का जन्म हुआ था। इस राष्ट्रीयता का तेजी से विकास वियना कांग्रेस के पश्चात ही संभव हुआ। इसी राष्ट्रीयता की भावना के फलस्वरूप
इटली और जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ। राष्ट्रवाद ने एक ओर तो राष्ट्रों के निर्माण को प्रेरित किया, परंतु दूसरी ओर उग्र राष्ट्रवाद के कारण पारस्परिक मतभेद भी उत्पन्न हुए। 1871 ईस्वी के बाद फ्रांस में एल्सेस लॉरेन की मांग फ्रांस की राष्ट्रीय मांग हो गई। फ्रांस के राजनीतिज्ञ पोयकर ने एल्सोस लॉरेन के संबंध में कहा कि यदि हमारी पीढ़ी अपने छिने हुए प्रांतों को फिर वापस ले पाने की आशा में ही न जी रही हो तो मुझे तो उसके जीवित रहने के लिए कोई अन्य कारण दिखाई नहीं पड़ता। पोयकर के ये शब्द फ्रांसीसियों के तीव्र राष्ट्रवाद के परिचायक थे। इटली के राष्ट्रवादियों द्वारा ट्रेंटिनो और ट्रिस्ट के प्रदेशों को प्राप्त करने के लिए समुद्रणवादी आंदोलन चलाया गया, जिससे इटली और ऑस्ट्रिया के संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। ऑस्ट्रिया हंगरी का साम्राज्य तो स्वयं ही राष्ट्रीयता की भावना के लिए एक चुनौती था। पोल लोग, जिन पर विदेशियों का शासन था, यह चाहते थे कि उनका अपना राष्ट्र पुनः स्थापित कर दिया जाए। सर्बिया जैसे बाल्कन देश ये चाहते थे इन साम्राज्यों में रहने वाले उनके साथी राष्ट्र उनके साथ मिल जाए और बृहत्तर बाल्कन राष्ट्र का निर्माण हो। रूस स्वयं को स्लाव लोगों का संरक्षक समझता था और इस अखिल स्लाववाद का अखिल जर्मनवाद से तीव्र विरोध था। देशभक्ति की बढ़ती हुई विकृत भावना ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच घृणा और द्वेष उत्पन्न कर राष्ट्रवाद को रणोन्मादी यानी युद्ध प्रेरक बना दिया। राष्ट्रीयता की ये प्रवृत्ति मांग कर रही थी कि एक राष्ट्रीयता एक राज्य के सिद्धांत के अनुसार यूरोप के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण हो। इस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना के कारण विश्व के देश एक दूसरे से टकराने के लिए आतुर थे। यही कारण है कि प्रोफेसर फे राष्ट्रीयता की भावना को युद्ध के मूलभूत कारणों में से प्रमुख कारण माना है। प्रोफेसर फे। फिर दूसरा है कूटनीतिक संधियां। यद्यपि कूटनीति किसी भी युद्ध का कारण नहीं मानी जा सकती, फिर भी उसके कारण युद्ध के अनुकूल परिस्थिति अवश्य उत्पन्न हो जाती है। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व भी कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। बिस्मार्क की कूटनीतिक संधियों के कारण एक और त्रिगुट का निर्माण हुआ तो दूसरी ओर आत्मरक्षा में त्रिराष्ट्र मैत्री स्थापित हुई। उसने यूरोप को दो सशक्त विरोधी गुटों में विभक्त कर दिया था, जिनके सदस्य संधियों के जाल में इस प्रकार फंसे हुए थे कि यदि उनमें से कोई एक युद्ध छेड़ देता तो दूसरे अपने आप ही उसमें खींचे चले आते। इसी कारण प्रोफेसर फे ने लिखा है, युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण अंतर्निहित कारण गुप्त संधियों की प्रणाली थी, जिसका विकास फ्रांस और प्रशा के युद्ध के बाद हुआ था। इसने धीरे धीरे यूरोप की शक्तियों को विरोधी गुटों में बांट दिया, जिनमें एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता जा रहा था और जो अपनी थल सेना नौसेना शक्ति बढ़ाते रहे। बिस्मार्क ने फ्रांस को पराजित करने के पश्चात जर्मनी की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रिया तथा इटली से गुप्त संधियां स्थापित कर त्रिगुट का निर्माण किया, जिसके विरुद्ध फ्रांस ने भी अपनी सुरक्षा के लिए रूस तथा इंग्लैंड से मैत्री कर ट्रिपल एतांत का गठन किया। अब यूरोप दो शक्तिशाली एवं परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित हो गया था। यह संधियां मूल रूप से रक्षात्मक थी, फिर भी इनके कारण पारस्परिक प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न हुई। फ्रांस ने इटली के साथ गुप्त संधि करके त्रिगुट को कमज़ोर बनाने का प्रयत्न किया, तो जर्मनी ने इंग्लैंड और फ्रांस की मित्रता को तोड़ने के लिए रूस के साथ गुप्त समझौता कर लिया।
प्रोफेसर फे ने गुटबंदी के विषय में लिखा है कि एक दृष्टिकोण से ये प्रणाली यूरोप में शांति बनाए रखने में सहायक थी, क्योंकि एक गुट के सदस्य अपने साथी राज्य को युद्ध से बचाने के लिए अपने मित्रों को भी युद्ध से रोकते रहे। किंतु दूसरी ओर इस प्रणाली के कारण यह भी निश्चित हो गया कि यदि युद्ध हुआ तो उसमें सभी बड़ी शक्तियों को सम्मिलित होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इस डिप्लोमेटिक जो संधियाँ, गुप्त संधियाँ हो रही थी, जिसके कारण भी प्रथम विश्व युद्ध नज़दीक आ गया। तीसरा है सैन्यवाद और शस्त्रीकरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में सैनिकवाद पनप रहा था। इसका मूल कारण राष्ट्रीयता, आर्थिक प्रतियोगिता तथा अंतर्राष्ट्रीय तनाव था। विभिन्न देशों के बीच पारस्परिक शंका और ईर्ष्या बढ़ती जा रही थी। अतः यूरोप के सभी देश अपनी सैनिक शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। सैन्यवाद के कारण बढ़ती हुई वैमनस्यता के संबंध में प्रोफेसर फे ने लिखा है कि सैन्यवाद के अंतर्गत दो तथ्य निहित है। प्रथम, विशाल सेनाओं तथा नौसेनाओं की भयानक एवं बोझिल व्यवस्था तथा परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाला संदेह, भय एवं घृणा का वातावरण। दूसरा यह कि जनरल स्टाफ की अध्यक्षता में सैनिक एवं नौसैनिक अधिकारियों का शक्तिशाली वर्ग, जो किसी भी राजनीतिक संकट के समय नागरिक प्रशासन पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न करता है। इसी संबंध में प्रोफेसर लैंगसम ने भी लिखा है कि सैन्यवादी राज्य वह है जिसमें सैनिक शक्ति सिविल शासन के ऊपर हावी हो जाती है। जब जर्मनी ने अपनी नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो ये कार्य इंग्लैंड की नाविक शक्ति के लिए एक चुनौती माने जाने लगा। इसके परिणाम स्वरूप नाविक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। इस प्रतिस्पर्धा ने यूरोप के अन्य देशों को भी प्रभावित किया। प्रत्येक देश अपनी सैन्य वृद्धि को ही राष्ट्रीय प्रतिष्ठा समझ बैठा और सैनिक शक्ति में वृद्धि करने लगा। 1914 ईस्वी तक जर्मनी के पास 8,50,000 सैनिक थे। इसके अतिरिक्त उसके पास 50 लाख प्रशिक्षित व्यक्ति थे जो युद्ध के समय मोर्चे पर भेजे जा सकते थे। फ्रांस ने भी अधिक से अधिक लोगों को युद्ध के लिए तैयार किया। रूस के पास भी शांति के समय में 15 लाख सैनिक थे। इन देशों ने न केवल सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी की, अपितु आधुनिक अस्त्र शस्त्रों का भी विकास किया। यद्यपि ये सब सैनिक तैयारी सुरक्षा की दृष्टि से की गई थी, किंतु उसके कारण विभिन्न देशों में सैनिक शक्ति बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो गई, जिससे सर्वत्र भय, आशंका एवं पारस्परिक घृणा का वातावरण बन गया। यूरोप के देशों में सैन्यवाद का प्रभाव बढ़ने से उनकी आंतरिक और विदेश नीति भी प्रभावित हुई। सैन्यवाद ने कुछ देशों की मानसिकता को भी बदल दिया। अब लोगों को ये विश्वास हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल केवल और केवल सैनिक शक्ति के आधार पर ही किया जा सकता है। यद्यपि रूस के जार निकोलस द्वितीय ने शस्त्रीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने के लिए हेग में सम्मेलन आमंत्रित किए थे, किंतु जर्मनी के विरोध के कारण शस्त्रीकरण को सीमित करने की योजना असफल सिद्ध हुई। इस प्रकार सैन्यवाद और शस्त्रीकरण के फलस्वरूप यूरोप के बड़े राज्य दो परस्पर विरोधी और पूर्ण रूप से सुसज्जित युद्ध शिविरों में विभाजित हो चुके थे। अब युद्ध आरंभ करने के लिए केवल और केवल एक चिंगारी की आवश्यकता थी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम प्रथम विश्व युद्ध के अन्य कारणों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।